अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर अब्दुल्ला अकेडमी। स्टूडेंट्स, क्या आपने भी कभी सोचा है कि जो साइंटिस्ट हैं वो किस तरह से काम करते हैं? यानी फॉर एग्जांपल जैसे कोविड-19 आया, उसकी वैक्सीन बनाई साइंसदानों ने, जैसे कैंसर का इलाज उन्होंने निकाला, जैसे उन्होंने ये पता चलाया कि जो मच्छर है उससे मलेरिया बुखार होता है। तो ये क्या सब कुछ उन्हें एकदम से उनके दिमाग में आ जाता है या वो रैंडमली ये सब कुछ करते हैं? बल्कि नहीं, ऐसा नहीं है। उनके पास एक सिस्टम होता है, एक मेथड होता है, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है जिसे हम साइंटिफिक मेथड बोलते हैं। एंड इसी मेथड को आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताने वाली हूँ कि इस मेथड के तमाम स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप करके, पॉइंट बाय पॉइंट करके। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। यहाँ पर है इसका सबसे पहले इंट्रोडक्शन। कहता है कि साइंटिस्ट टेक स्पेसिफिक स्टेप्स फॉर डूइंग स्पेसिफिक वर्क और रिसर्च, दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। कहते हैं कि जो साइंटिस्ट होते हैं जब भी कोई साइंटिफिक वर्क करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च करते हैं, कोई भी वो एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, किसी प्रॉब्लम को हल कर रहे होते हैं, तो वो अपना काम ऐसे रैंडमली नहीं कर रहे होते, बल्कि उन्होंने कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स रखे होते हैं जिनको वो फॉलो करते हैं। एंड उन्हीं स्टेप्स फॉलो करने को ही हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज साइंटिफिक मेथड। ठीक है, साइंटिफिक मेथड बोल रहे होते हैं। कहता है कि फॉर बायोलॉजिकल रिसर्च दीज स्टेप्स आर कॉल्ड द बायोलॉजिकल मेथड। लेकिन जब हम इन्हीं चीज़ों को हम बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं ना, साइंटिफिक मेथड को जब हम बायोलॉजी की रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हीं को ही हम क्या बोल रहे होते हैं, दैट इज बायोलॉजिकल मेथड। ठीक है, ये अब ये डिफरेंस है साइंटिफिक मेथड में एंड बायोलॉजिकल मेथड में, कि जो साइंसदान होते हैं जब कोई काम करने लगते हैं, जब कोई रिसर्च एक्सपेरिमेंट करने लगते हैं, तो जिन स्टेप्स को वो यूज़ करते हैं उसको हम साइंटिफिक मेथड कहते हैं। लेकिन जब इन्हीं स्टेप्स को, इसी मेथड को जब हम बायोलॉजी की रिसर्च में इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम बायोलॉजिकल मेथड बोल रहे होते हैं। फिर कहते हैं द फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन साइंटिफिक मेथड। कहते हैं कि ये वाले जो स्टेप्स हैं साइंटिफिक मेथड में, ये वाले स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आइए इनके नाम हम स्टेप बाय स्टेप ऑर्डर में तरतीब से पढ़ते हैं। अब आपने इनका ऑर्डर ख़राब नहीं करना, जैसे ये लिखे हैं आपने इन्हें एक ही ऑर्डर में लिखना है। सबसे पहले हमारे पास रिकॉग्निशन ऑफ अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। सबसे पहले क्या है कि आपने प्रॉब्लम को पहचानना है। जाहिर सी बात है, जब आप प्रॉब्लम को पहचानेंगे ही नहीं, आपको पता ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम है कौन सी, देन आप उसको जो है वो किस तरह से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। स्टेप नंबर 2 है हमारे पास ऑब्जर्वेशन, यानी जो भी आपकी प्रॉब्लम है आपने उसको ऑब्जर्व करना है, उसका मुशाहिदा करना है, किस तरह से करना है, देख कर, सूंघ कर, चख कर। तो ये सारा जो है वो आपने ऑब्जर्वेशन करनी होती है। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में हाइपोथेसिस बनाना है। हाइपोथेसिस क्या होता है कि आर्जी तौर पर आपने एक गेस लगाना है, आपने अपने पास से एक, जिसे बोलते हैं तुक्का लगाना है। जैसे यहाँ पर एक प्रॉब्लम आपने देखी एंड प्रॉब्लम को आपने ऑब्जर्व किया एंड प्रॉब्लम का आपने ये हाइपोथेसिस यानी प्रॉब्लम की वजह क्या हो सकती है, आपने अपने पास से अपना माइंड यूज करते हुए एक आर्जी सा आप लोगों ने एक रिजल्ट निकाल लिया है कि ये इसका जो है वो प्रॉब्लम की वजह ये हो सकती है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। फिर आपने फोर्थ वाले पॉइंट में क्या करना है, डिडक्शन बनानी है। डिडक्शन अब क्या होता है, डिडक्शन होता है यानी कि आपने इफ एंड देन वाली प्रिडिक्शन करनी है। यानी अगर ये काम, अगर ये प्रॉब्लम है तो देन इसका मसला ये हो सकता है। यानी इफ एंड देन की आप लोगों ने कंडीशन यहाँ पर लगानी है। अगर ये मसला है तो फिर ये प्रॉब्लम है, या अगर ये मसला है तो फिर ये रिजल्ट निकलेगा। यानी इफ एंड देन वाली कंडीशन यहाँ पर आप लोगों ने देखनी है। फिर उसके बाद है हमारे पास स्टेप नंबर 5 में एक्सपेरिमेंट करने हैं आप लोगों ने। यानी जो आपने यहाँ पर गैस लगाया, या जो आपने एक पर टेम्परेरी तौर पर आप लोगों ने एक जो है रीज़न बनाई थी, उसको आप लोगों ने अब यहाँ पर एक्सपेरिमेंट करना है। स्टेप बाय स्टेप आपने उसको जो है वो टेस्ट करके देखना है कि जो हमने यहाँ पर रीज़न बनाई, या जो हमने यहाँ पर एक खुद से प्रिडिक्ट किया, क्या वो बात ठीक थी या गलत थी। तो यहाँ पर आप एक्सपेरिमेंट करेंगे। एंड स्टेप नंबर 6 में क्या करना है, रिजल्ट। यानी आप लोग एक्सपेरिमेंट करने के बाद प्रॉपर रिजल्ट देखेंगे और देखेंगे कि क्या हमारा वाकई जो हमने गेस किया था वो ठीक निकला था या कि गलत था। तो उसको बोलते हैं रिजल्ट। अब रिजल्ट अगर आपका अच्छा निकलता है तो आप इसको पब्लिश कर देते हैं एंड उसको शेयर कर देते हैं दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कंट्रीज़ के साथ। एंड अगर वो रिजल्ट ठीक हो तो वो बाद में लॉ बन जाता है। ठीक है, तो ये थे हमारे यहाँ पर 6 स्टेप्स। एंड अब हम आगे इनको डिटेल में समझते हैं और स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इनके अंदर जो है वो क्या होता है। सबसे पहले हमारे पास स्टेप है स्टूडेंट रिकॉग्निशन ऑफ अ प्रॉब्लम, के प्रॉब्लम को सबसे पहले आपने पहचानना है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप में साइंटिस्ट जो होते हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करते हैं कि प्रॉब्लम हमारे पास है क्या। तो इसको देख लेते हैं। कहता है द फर्स्ट स्टेप इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड डिफाइनिंग अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट साइंटिस्ट वांट्स टू इन्वेस्टिगेट। कहता है कि पहले स्टेप में जो साइंटिस्ट होते हैं वो सबसे पहले यही करना होता है उन्हें कि एक साइंटिफिक जो उनकी प्रॉब्लम होती है, यानी कोई खास इशू या जो कोई खास फिनोमिना होता है, उसको आइडेंटिफाई करते हैं, उसको डिफाइन करते हैं, बयान करते हैं। ये प्रॉब्लम वही होती है जिसको जो साइंटिस्ट होते हैं वो इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे होते हैं। ठीक है,
यहाँ पर कोई डिजीज़ हो सकती है, कोई एनवायरमेंटल इशू हो सकता है, ठीक है? तो ये चीज़ कोई भी आपके पास प्रॉब्लम हो सकती है जिसको जो साइंटिस्ट होते हैं वो क्या करना चाह रहे होते हैं, इन्वेस्टिगेट करना चाह रहे होते हैं या वो उसको एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं, तो कोई भी प्रॉब्लम वो हो सकती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उसको आइडेंटिफ़ाई करते हैं, यानी वो पहचानते हैं कि हमने काम कौन-सा करना है। फिर उसके बाद है सच प्रॉब्लम इज़ ईदर आस्क्ड बाय समवन और कम्स इन बायोलॉजिस्ट माइंड बाय हिमसेल्फ। कहता है कि अब ये वाले जो प्रॉब्लम जो कि उसने पहचानी होती है, जो कि उसने आइडेंटिफ़ाई करनी होती है, ये प्रॉब्लम 2 तरह से सामने आ सकती है। पहली सूरत क्या है कि कोई दूसरा शख्स जो है वो उठ के साइंटिस्ट को बताता है कि ये प्रॉब्लम हमने देखी है एंड ये हम चाहते हैं कि आप इसको आइडेंटिफ़ाई करें, आप इसको जो है वो इन्वेस्टिगेट करके प्रॉपर रिज़ल्ट हमारे सामने लाएँ। लेकिन दूसरा तरीका ये है कि जो साइंटिस्ट होता है ना हमारा, वो कोई डॉक्टर हो सकता है, ठीक है, कोई किसान हो सकता है, तो वो खुद जो है वो इस प्रॉब्लम को खुद आइडेंटिफ़ाई करता है, ठीक है? एंड वो खुद उसके माइंड में आ सकता है, वो खुद ऑब्ज़र्व करता है तो उसके माइंड में जो है वो आ जाता है। फिर उसके बाद है फॉर एग्जांपल, यहाँ पर अब उसने हमें एग्जांपल के ज़रिए समझाया है। अ बायोलॉजिस्ट नोटिसेस दैट प्लांट्स इन एन एरिया आर ग्रोइंग टालर देन यूजुअल। अब एक साइंटिस्ट है, बायोलॉजिस्ट है, उसने ये आइडेंटिफाई किया है, उसने ये नोटिस किया है कि एक एरिया के अंदर जो कुछ प्लांट्स हैं वो ग्रोइंग टालर यानी कुछ ज़्यादा ही लंबे हो गए हैं देन यूजुअल। आमतौर पर जो प्लांट्स की जो लेंथ होती है उससे ज़्यादा उनकी लेंथ बढ़ गई है। तो अब वो किसी एरिया में घूम रहा है और उसने ये देखा है कि यहाँ इस एरिया में जो प्लांट्स है ना, उनकी जो लेंथ है वो बाकी एरियाज़ के अंदर जो प्लांट्स मौजूद हैं उनसे थोड़ी-सी ज़्यादा लंबी है। अब ये बात उसके माइंड में थोड़ी-सी खटक गई है कि ये अनयूजुअल केस हुआ है, तो हुआ क्यों है? अब जो क्यों वाला फैक्टर आ गया है, उसने एक प्रॉब्लम को क्रिएट कर दिया है। अब साइंटिस्ट चाह रहे हैं, बायोलॉजिस्ट चाह रहे हैं कि वो इस प्रॉब्लम को हल करें। इसके पीछे जितने भी वजूहात हैं, जितने भी इसके पीछे रीज़न्स हैं, वो सामने लेकर आएँ एंड देखेंगे क्यों जो है प्लांट्स यहाँ पर ज़्यादा लंबे हुए हैं दैन यूजुअल। फिर क्या करते हैं वो, ही डेवलप्स अ साइंटिफिक प्रॉब्लम। उन्होंने एक प्रॉब्लम जो है वो डेवलप कर ली है। प्रॉब्लम क्या है, यानी उन्होंने एक ख़ास तौर पर एक जो स्टेटमेंट है वो बना ली है। क्या है, व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज्ड ग्रोथ ऑफ दीज़ प्लांट्स। अब ये प्रॉब्लम उनके लिए बन गई है कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं कि उन्होंने प्लांट की ग्रोथ को मोर देन यूजुअल जो है वो ज़्यादा लंबा कर दिया। तो ये उनके लिए एक प्रॉब्लम बन गई है, ठीक है? कौन सी प्रॉब्लम है, यहाँ पर जैसे उसने बताया है व्हाट फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल, यहाँ से यहाँ तक उसने प्रॉब्लम बना ली है, प्रॉपर उन्होंने एक स्टेटमेंट की शेप दे दी है उसको। अब ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि इस स्टेटमेंट को वो दूसरों के सामने भी रख सकते हैं, दूसरे साइंटिस्ट के सामने भी रख सकते हैं। तो मतलब या क्या है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी जो प्रॉब्लम है उसको एक प्रॉपर स्टेटमेंट दे दी है एंड उनके लिए ये प्रॉब्लम जो है वो एक खास शेप इख्तियार कर गई है। फिर कहता है दिस प्रॉब्लम बिकम्स द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर अ साइंटिफिक इंक्वायरी। अब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, यानी अब उन्होंने ये एक इंक्वायरी बन गई है, अब ये उनका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी शुरू का नुक्ता बन जाती है। अब वो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए रिसर्च करना शुरू कर देंगे। ये उनका फर्स्ट स्टेप जो है ये बन जाएगा। हमारे पास रिकॉग्निशन प्रोसेस है ना, रिकॉग्निशन वाला जो स्टेप है ये उनके लिए फर्स्ट स्टेप बन जाता है, फर्स्ट उनकी सीढ़ी बन जाती है अपने किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद बारी आती है हमारे पास स्टेप नंबर 2 की, दैट इज ऑब्जर्वेशन। अब ऑब्जर्वेशन में क्या आता है कि जब साइंटिस्ट जो है वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, आइडेंटिफाई अब सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं कर लेना होता कि अब ये प्रॉब्लम हमें इन्वायरमेंट में नज़र आई है तो बस ठीक है, बल्कि अब जब वो प्रॉब्लम नज़र आई है तो अब हक बनता है कि उसको हम ऑब्जर्व करें, देखें कि प्लांट जो है वो उसको कितना पानी दिया जा रहा है, उसको कितनी जो है वो जो मेडिसिन है या जो इतनी उसकी जितनी भी खादें वगैरह हैं वो कितनी दी जा रही हैं, या वो जो प्लांट है वो जिस फील्ड में या जिस ज़मीन में वो ग्रो हुआ है उसको अच्छी तरह से उसको इन्वेस्टिगेट किया जाए, उसकी इन्वेस्टिगेशन की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये ऑब्जर्वेशन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है? तो हमारा हक बनता है कि हम उसको एमी ना छोड़ दें, बल्कि उसको अच्छी तरह से ऑब्जर्व करें। तो सेकंड स्टेप इसलिए आ जाता है हमारी ऑब्जर्वेशन। कहता है साइंटिस्ट मेक ऑब्जर्वेशन अबाउट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम के बारे में वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। प्रॉब्लम सामने रखने के बाद साइंटिस्ट जो है वो प्रॉब्लम के बारे में मुशाहिदात करते हैं, यानी जो कुछ उन्होंने सुना, जो कुछ वो महसूस करते हैं, जो कुछ उन्होंने देखा, जो कुछ उन्होंने टच किया, वो सारा कुछ जो है वो नोट करते हैं एंड इनको जोड़ने के बाद इसके रिलेटेड फिर वो जो अपनी प्रॉब्लम है उसको आपस में डिस्कस करते हैं या उसके बारे में मज़ीद इन्वेस्टिगेशन करते हैं। फिर है उसके बाद दे यूज़ 5 सेंसेस फॉर मेकिंग ऑब्जर्वेशन। वो 5 सेंसेस को यहाँ पर बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। 5 सेंसेस कौन सी होती हैं बेसिकली, यानी कि देखना, सुनना एंड सूंघना, इसके बाद छूना एंड चखना। तो ये सारी जो हमारी 5 सेंसेस हैं ये इसके अंदर आ जाती हैं। अब वो 5 सेंसेस को क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि तमाम अपनी जो सेंसेस हैं उसको यूज़ करते हुए अब वो एक्यूरेट जो इन्फॉर्मेशन है उसको जमा करें, या उसको जमा करते हुए अपने पास एक अच्छी तरह से जो इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसको इकट्ठा कर सकें, ठीक है? अब वो आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, ज़ुबान से चखते हैं एंड हाथ से छूते हैं। तो ये सारे 5 सेंसेस को यूज़ करते हुए वो सही तरह से उस चीज़ को ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। फिर है उसके बाद दे आल्सो रीड एंड स्टडी द प्रीवियस रिसर्चेस ऑन द सेम आर द रिलेटेड प्रॉब्लम्स।
अब वो ये नहीं करते कि जो चीज़ उन्हें नज़र आ रही है बस उसको रीड करते रहें, उनको ऑब्ज़र्व करते रहें, बल्कि उस काम पर जो प्रीवियस अगर किसी ने रिसर्च की थी, फॉर एग्जाम्पल अब 2026 है, 2026 में अगर कोई साइंटिस्ट उठकर जो है वो रिसर्च करना शुरू कर दिया, वो पिछली जितनी भी रिसर्चेज हैं उसको रीड ना करे, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है, बल्कि उसका हक बनता है कि वो पिछले जितने भी ईयर्स में साइंटिस्ट ने रिसर्चेज की हैं, 2025 में की है, 2024 में की है, उन सब को वो निकाले और उनको बैठ कर रीड करे कि मेरे पहले जो साइंटिस्ट गुजर गए थे उन्होंने इस टॉपिक के बारे में किस तरह की बातें की या उन्होंने किस तरह से इसको ऑब्जर्व किया। तो वो सारी बातें जो है वो बैठकर रीड करेगा। अब इससे क्या होता है कि इससे ये होता है कि उसका जो इल्म है या जो उसके नॉलेज है वो पिछले साइंटिस्ट की नॉलेजेस के साथ मैच करता है या नहीं करता। मतलब ये है कि जो हमारा प्रीवियस नॉलेज है या जो हमारा आने वाला नॉलेज है उसको ये कंबाइन कर देता है, उनके दरमियान ये ब्रिज क्रिएट कर देता है ये वाला मेथड कि वो प्रीवियस जो हमारी रिसर्चेज होती हैं उनको भी रीड कर रहे होते हैं। ऑब्जर्वेशन में भी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, ये अब यहाँ पर उसने ऑब्जर्वेशन की 2 टाइप्स बताई हैं। तो या तो ये क्वालिटेटिव हो सकता है या ये क्वांटिटेटिव हो सकता है, ये इसकी 2 टाइप्स हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बन सकता है कि डिफाइन ऑब्जर्वेशन एंड राइट इट्स 2 टाइप्स, दैट इज क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन एंड द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। सो आपने ये एक शॉर्ट क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर लेना है। अब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव क्या होते हैं, आइए हम इनको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे कहते हैं कि क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन वो होती हैं इन्वॉल्व द ऑब्जर्वेशन दैट कैन नॉट बी मेजर्ड विद द नंबर्स। कहता है कि ये ऐसी ऑब्जर्वेशन होती हैं जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, यानी इनको हम सब देख सकते हैं या सिर्फ फील कर सकते हैं, इनको हम प्रॉपर्ली नंबर्स के अंदर मेजर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने हमें एग्जांपल दी है कि जैसे कि हमारे पास कलर है, अब कलर है उसको हम काउंट नहीं कर सकते नंबर के अंदर, ठीक है। एंड टेक्सचर ऑफ अ फ्लावर, फ्लावर का जो टेक्सचर है, जो शेप है उसकी, उसको हम नहीं कर सकते, मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। अब कलर को मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ कलर को देखा जा सकता है एंड उसको जो है वो अच्छी तरह से फील किया जा सकता है, उसको मेजर नहीं किया जा सकता। तो ये क्या है, क्वालिटी, यानी उसकी सिर्फ क्वालिटी देखी जा सकती है, सिर्फ उसकी जो खसूसियत है उसको देखा जा सकता है, जबकि उसको प्रॉपर्ली तौर पर मेजर नहीं किया जा सकता। एंड दूसरी तरफ हमारे पास है क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। क्वांटिटेटिव में जैसे उसके नाम से जाहिर है क्वांटिटी, क्वांटिटी का मतलब होता है मिकदार, यानी जिनको हम प्रॉपर्ली तौर पर मेजर कर सकते हैं, जिनकी हम नंबर्स के अंदर उनको प्रॉपर्ली तौर पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। ये वो वाली ऑब्जर्वेशन होती हैं जिनको हम प्रॉपर्ली तौर पर नंबर्स यानी तादाद के अंदर, अदाद के अंदर हम जो है वो मेजर कर सकते हैं। कहते हैं इन्वॉल्व द मेजरमेंट और नंबरिंग न्यूमेरिकल डाटा दैट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी के अंदर जिनको हम मेजर कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं, क्वांटिटेटिव मेजरमेंट्स या ऑब्जर्वेशन। अब इसने यहाँ पर उसकी एग्जांपल दी थी है द नंबर ऑफ बर्ड्स इन अ ट्री। अब कितने बर्ड्स बैठे हैं ट्री के ऊपर, अब इसके ऊपर हम इनको काउंट कर सकते हैं एंड प्रॉपर्ली तौर पर हम इसकी जो एक प्रॉपर फिगर है उसको हम बना सकते हैं कि कितने परिंदे बैठे हैं एक दरख्त के ऊपर। तो अब कहते हैं क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर मोर एक्यूरेट देन द क्वालिटेटिव बिकॉज क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन आर इनवेरिएबल, मेजरेबल एंड कैन बी रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ नंबर। अब कहता है कि ये जो हमारे पास है ना, जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है ये क्वालिटेटिव मेजरमेंट से ज़्यादा एक्यूरेट होती है। क्यों एक्यूरेट होती है, क्योंकि अब जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है उसके जब हम उसको ऑब्जर्व करते हैं तो उसको ऑब्जर्व करके हमें प्रॉपर एक अदाद या नंबर शुमार या हमें एक प्रॉपर नंबर या प्रॉपर फिगर मिल जाता है कि हमें उसको काउंट करने का या उसको देखने का। लेकिन जो क्वालिटेटिव होती है ना उसमें हमें कन्फ्यूजन ही रहती है, उलझन ही रहती है। फॉर एग्जांपल फूल है, तो अब फूल का जो टेक्सचर है हम उसको नहीं मेजर कर सकते, तो ये हमें कन्फ्यूजन में डाल देता है। तो अब हमें फूल का भी ये याद रखना होता है, फूल सुरख है, फूल की पत्तियां ऐसी हैं, फूल ये है। लेकिन अगर हमें कोई प्रॉपर क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होगी तो उसके लिए हमें इजी होगा, क्योंकि हम उसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं। जैसे हाइट 5 मीटर है तो ये क्वांटिटेटिव है, जैसे उसका जो विड्थ इतनी है तो हम उसको मेजर कर सकते हैं एंड उसके नंबर इतने हैं या उसकी जो तादाद इतनी है, तो ये सब हम मेजर कर सकते हैं। इसीलिए जो क्वांटिटेटिव मेजरमेंट होती है वो क्वालिटेटिव मेजरमेंट से थोड़ी ज़्यादा अच्छी होती है, बेहतर होती है एंड वो वैल्यूएबल होती है, एक्यूरेट होती है, ठीक है। तो ये आप लोगों ने चीज़ याद रखनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्ड प्रोसेस, दैट इज़ हाइपोथेसिस। हमने ऑब्जर्व भी कर लिया एंड हमने जो है सबसे पहले अपना आइडेंटिफाई भी कर लिया, रिकॉग्निशन कर ली प्रॉब्लम की, उसके बाद हमने ऑब्जर्वेशन कर ली। थर्ड वाला स्टेप हमारे पास आ जाता है, दैट इज़ हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस में क्या होता है वो हम देख लेते हैं। हाइपोथेसिस होता है हमारे पास तीसरा स्टेप एंड इसके अंदर क्या करते हैं कि साइंटिस्ट जो होते हैं वो अपनी ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक स्टेटमेंट बयान करते हैं, यानी जो उन्होंने ऑब्जर्व किया। अब सबसे पहले उन्होंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया कि पौधे जो हैं वो उनकी हाइट यहाँ पर इस एरिया में ज़्यादा है। अब उन्होंने उसके बाद ऑब्जर्व क्या किया कि क्या इनको पानी ज़्यादा दिया जाता है या इस एरिया की क्वालिटी ज़्यादा बेहतर है या कुछ इस तरह से। अब वो सारी ऑब्जर्वेशन करने के बाद साइंटिस्ट एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी एक स्टेटमेंट बना लेते हैं, एक बयान तैयार कर लेते हैं। अब ये वो स्टेटमेंट होता है जो कि उनकी प्रॉब्लम का एक पॉसिबल आंसर हो सकता है, यानी उन्होंने एक गैस रेडी किया, ठीक है।
अब हम इसको देख लेते हैं, कहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ऑब्जर्वेशन की बेस पर साइंटिस्ट जो होते हैं डेवलप अ स्टेटमेंट दैट मे बी प्रूव द आंसर ऑफ द साइंटिफिक प्रॉब्लम अंडर द स्टडी। कहता है कि वो एक ऐसी स्टेटमेंट बयान कर लेते हैं जो कि उनके जो साइंटिफिक प्रॉब्लम है उसका एक पॉसिबल आंसर हो सकता है। अब ये पक्का नहीं कि ये आंसर ही है, कहता है कि मे प्रूव हो सकता है उसका एक आंसर। अब ये साइंटिस्ट को खुद भी ये क्लियर नहीं होता कि क्या उसका ये आंसर है या नहीं है, लेकिन फिर भी वो एक क्या करते हैं कि एक अपना गेस करते हैं या उसके ऑब्जर्वेशन की बेस पर एक स्टेटमेंट रेडी कर लेते हैं जो कि हो सकता है कि वो उसका एक पॉसिबल आंसर ही हो। सच टेंटेटिव आंसर ऑफ साइंटिफिक प्रॉब्लम इज कॉल्ड द हाइपोथेसिस। अब यहाँ पर उसने प्रॉपर उसकी डेफिनेशन दे दी है कि टेंटेटिव होता है जो कि एक टेम्परेरी हो, आर्जी जवाब हो, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं दैट इज हाइपोथेसिस। आर्जी का मतलब यह है कि ये फाइनल आंसर नहीं है बल्कि फाइनल आंसर हो सकता है, पॉसिबल है। अब ये हमारे पास पक्का हमें यकीन नहीं है कि उसका ये फाइनल आंसर ही होगा, जबकि हमें पॉसिबल है या हमें कुछ चांसेस मौजूद हैं कि हो सकता है। अब इसी हाइपोथेसिस को हम दोबारा से टेस्ट करेंगे, ठीक है, हम दोबारा से ऑब्जर्व करने जो है वो इसके ऊपर प्रॉपर एक्सपेरिमेंट करेंगे। एक्सपेरिमेंट करने के बाद देखेंगे कि क्या वाकई जो हमने हाइपोथेसिस बनाया है वो वाकई में इसका पॉसिबल आंसर हो सकता है या नहीं। तो इसलिए ये प्रॉपर आंसर नहीं है, ये एक गेस के तौर पर हम इसे कह सकते हैं, इसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। साइंटिस्ट मेक मैनी हाइपोथेसिस फॉर अ सिंगल प्रॉब्लम, कहता है कि एक प्रॉब्लम के लिए बहुत ज़्यादा हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं, ठीक है। एक ही स्टेटमेंट के ऊपर काम नहीं चलता बल्कि बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट्स बनानी पड़ती हैं। और ये आम बात है, लेकिन ये है कि अगर आपके पास पॉसिबल आंसर्स बहुत ज़्यादा है ना, तो उसमें से किसी एक ना एक को निकालना या उसमें से एक फाइनल रिजल्ट को बनाना थोड़ा आसान हो जाता है। जब आपके पास वेरियस आपके पास ऑप्शंस मौजूद होते हैं, फिर किसी ना किसी को सिलेक्ट करना जो है वो ईजी हो जाता है। अ हाइपोथेसिस हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि एक हाइपोथेसिस के लिए कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होना जो है वो लाजमी है। तो इसके लिए आपको पॉसिबल शॉर्ट क्वेश्चन आ भी सकता है, पास में आया भी हुआ है, सो आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना है। कहते हैं कि हाइपोथेसिस के लिए यानी जो आपने स्टेटमेंट एक रेडी की है उसके लिए कौन कौन सी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो होना चाहिए। कहता है इट इज़ प्रपोज्ड स्टेटमेंट टू आंसर द प्रॉब्लम। किसी भी हाइपोथेसिस में कहता है कि ये होना चाहिए कि ये एक प्रपोज्ड स्टेटमेंट होनी चाहिए, तजवीज़ शुदा स्टेटमेंट होनी चाहिए, बयान होना चाहिए, यानी किसी ने उसको तजवीज़ किया है, किसी ने उसको पेश किया है, किसके लिए पेश किया है, टू आंसर द प्रॉब्लम, उस प्रॉब्लम को हल करने के लिए, ठीक है। यानी प्रॉब्लम का वो जो स्टेटमेंट बयान की है वो किसी प्रॉब्लम का हल भी हो सकती है एंड रैंडम गेस भी हो सकता है, लेकिन क्या है कि उस प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने इस स्टेटमेंट को प्रपोज किया है। तो ये क्या है कि यानी जो भी स्टेटमेंट है वो प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए जो है वो बनाई होनी चाहिए। ये हमारा हाइपोथेसिस का एक करेक्टरिस्टिक है कि वो जो हमारी स्टेटमेंट है वो प्रॉब्लम को मद्देनजर रखते हुए बनाई गई हो। फिर उसके बाद इट ऑलवेज मैचेस विद द अवेलेबल ऑब्जर्वेशन। अब जो आपने सेकंड स्टेप में ऑब्जर्वेशन की थी, कहता है कि जो हमारा ये स्टेटमेंट है वो उसको मैच करना चाहिए हमारी ऑब्जर्वेशन के साथ। ऐसा नहीं है कि हमने देखा कुछ और है, सुना कुछ और है एंड टेस्ट कुछ और किया है, लेकिन अब हम जो अपनी स्टेटमेंट बना रहे हैं ये उससे डिफरेंट बना रहे हैं। जैसे हमने ऑब्जर्व किया है, जैसे कोई चीज़ हमने खा कर देखी उसका जायका मीठा है, तो हम हाइपोथेसिस बना दें कि ये जो है वो हमें कड़वी लगी है या कुछ इस तरह से। मतलब ये कि जो आपने ऑब्जर्व किया है उसके मुताबिक ही आपने अपना हाइपोथेसिस देना है, आपने ऐसा हाइपोथेसिस देना है जो कि मैच करना चाहिए आपके ऑब्जर्वेशन के साथ, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास क्या है, इट कैन बी टेस्टेड थ्रू द एक्सपेरिमेंट। तो कहता है कि ये जो आपने स्टेटमेंट बनाई है ये ऐसी होनी चाहिए कि जिसको फर्दर जो है वो टेस्ट किया जा सके थ्रू द एक्सपेरिमेंट। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक ऐसी जो है वो स्टेटमेंट दे दी है जिसको कोई टेस्ट ही नहीं कर सकता, बल्कि अच्छी हाइपोथेसिस वो होती है जिसे एक्सपेरिमेंट्स के जरिए टेस्ट किया जा सके। यानी अगर कोई हाइपोथेसिस टेस्टेबल नहीं है तो उसको हम साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं कह सकेंगे। आपने ऐसी रिलायबल हाइपोथेसिस बनानी है जिसको फर्दर जो है वो टेस्ट किया जा सके एंड प्रॉपर्ली तौर पर लैब के अंदर उसको एक्सपेरिमेंट किया जा सके। फिर है उसके बाद देयर इज ऑलवेज अ वे टू डिस्प्रूव बाय द हाइपोथेसिस। कहते हैं कि ऐसा थोड़ी बहुत उसके अंदर रिलैक्सेशन होनी चाहिए कि अगर जो फर्दर हमने टेस्ट करने हैं वो अगर इस हमारी हाइपोथेसिस को दुरुस्त साबित ना करे तो उसको हम रिजेक्ट कर दें या उसको डिसअप्रूव करवा करार दें, ठीक है। तो अगर कोई टेस्ट उसे गलत साबित कर देता है या वो पूरा नहीं उतरती अपनी स्टेटमेंट के ऊपर, तो साइंटिस्ट के जो उसको प्रूव कर रहा है उसको यह हक हासिल है कि ये उसको जो है वो रिजेक्ट कर दे, डिसअप्रूव कर दे कि ये हाइपोथेसिस जो है ये दुरुस्त नहीं है बल्कि ये गलत है। तो उसको हम साइंस के अंदर इसको फॉसिबिलिटी भी कह रहे होते हैं कि ऐसा वे जिसके अंदर कोई साइंटिस्ट उठ के किसी साइंटिस्ट की जो थ्योरी है या जो उसकी स्टेटमेंट है उसको रॉन्ग करार दे रहा है, तो उसको क्या कहते हैं, फॉल्सिबिलिटी भी कहते हैं। तो ये यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस के यहाँ पर 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, तो उसको आपने अच्छी तरीके से देख लेना है। यहाँ पे हमारे पास 4 हैं, तो ये आपको एज अ शॉर्ट आ सकता है, तो आपने इसको इग्नोर नहीं करना, बहुत अच्छे तरीके से आपने इसको प्रिपेयर कर लेना। ये आपका एज अ शॉर्ट क्वेश्चन है।
फिर है उसके बाद हमारे पास यहाँ पर फोर्थ वाला पॉइंट, दैट इज डिडक्शन। अब डिडक्शन क्या है, डिडक्शन यहाँ पर हम देख लेते हैं कि डिडक्शन क्या है। डिडक्शन हमारे पास फोर्थ वाला स्टेप है, एंड ये वो वाला स्टेप है जिसके अंदर जो है वो साइंटिस्ट जो है वो हाइपोथेसिस से रिलेटेड कुछ लॉजिकल रिजल्ट्स को डेवलप करते हैं, एंड उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन। अब इसको देख लेते हैं हम लोग। कहते हैं साइंटिस्ट डिवेलप आज द लॉजिकल रिजल्ट्स फ्रॉम देयर हाइपोथेसिस। यहाँ पर अब जो लॉजिकल रिजल्ट्स निकाल रहे होते हैं हाइपोथेसिस। अब हाइपोथेसिस क्या था, जो हमने एक स्टेटमेंट बयान की थी कि इस प्रॉब्लम का ये रीज़न हो सकता है। अब उसको जो है वो जो स्टेटमेंट है उसको जब हमने करना है, उसके ऊपर फर्दर टेस्ट करने हैं या वगैरह वगैरह, तो उसके बाद जो है हमने कुछ लॉजिकल रिजल्ट्स निकालने हैं, ठीक है। जो हमारे पास रिजल्ट आएंगे वो लॉजिकल होने चाहिए, यानी रीजन की बुनियाद पर एंड सेंस की बुनियाद पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रैंडमली हमने बस कह दिया कि ये सही है जो भी हाइपोथेसिस बनी है, बल्कि उसको रीजन की बेस पे या अक्ल को यूज़ करते हुए, सेंसेस को यूज़ करते हुए जो है वो हमने उस हाइपोथेसिस के बारे में अपने जो कमेंट है वो देने हैं या उसको अच्छा या बुरा करार देना है। सच लॉजिकल रिजल्ट्स ऑफ हाइपोथेसिस आर कॉल्ड द डिडक्शंस, उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्शंस बोलते हैं, जो कि लॉजिकल रिजल्ट्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद है यूजुअली डिडक्शन फॉलो द पैटर्न ऑफ द इफ देन स्टेटमेंट। अब कहता है कि जो हाइपोथेसिस होते हैं ना, उससे हम लोगों ने कुछ लॉजिकल रिजल्ट्स निकालने हैं जिनको हम डिडक्शन कह रहे होते हैं। अब डिडक्शन को हम लोग जो है वो प्रिडिक्शन भी कह रहे होते हैं, यानी पेशन गोइयाँ, कि अगर ये वाला प्रॉब्लम है और उसके हमें ये वाली ऑब्जर्वेशन करने से ये वाले रीजन मिलते हैं तो उसका पॉसिबल रिजल्ट ये हो सकता है, यानी कि प्रिडिक्ट कर लेना, कुछ गेस कर लेना, उसको हम बोलते हैं डिडक्शन। यानी फॉर एग्जाम्पल कहता है कि यहाँ पर आपने इफ देन वाली स्टेटमेंट, यानी अगर अगर पौधे की लेंथ जो है वो लंबी हो रही है इस एरिया में, देन, यानी देन कहता है कि फिर ये वाली वजह उसकी हो सकती है, यानी इफ एंड देन की हमने यहाँ पर कंडीशन निकाली है कि अगर ये वजह है देन ये वाली उसकी रीजन हो सकती है। साइंटिस्ट अज्यूम दैट इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू देन व्हाट माइट बी द रिजल्ट, फॉर एग्जांपल, यानी कहते हैं कि साइंटिस्ट जो है वो कहते हैं कि इफ हाइपोथेसिस इज ट्रू, कि जो हमने हाइपोथेसिस जो है वो बनाई है, जो हमने एक अज्यूम कर लिया है, जो हमने फर्ज कर लिया है, जो हमने गेस किया है, अगर वो हम हाइपोथेसिस हमारी ट्रू है, यानी अगर वो सच निकली है, सच कहाँ से निकली है, जब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे तो हमें पता चला था कि जो हमारी हाइपोथेसिस है अगर वो दुरुस्त है, देन यानी फिर जो है वो उसके रिजल्ट जो है वो क्या निकल सकते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये इफ एंड देन वाली कंडीशन बन जाती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिडक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पर उसने कुछ एग्जांपल दी है, फॉर एग्जांपल को देख लेते हैं। एग्जाम्पल कहता है कि अगर आपके पास हाइपोथेसिस आपने ये बनाई है, हाइपोथेसिस क्या है आपकी, हाइपोथेसिस हमने ये बनाई है कि लीफ डिसकोलोरेशन एंड स्टर्न ग्रोथ इन द प्लांट आर काज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द सॉइल। कहता है कि अब जो हमारे प्लांट में जो लीफ हैं, जो उसके पत्ते हैं, उनके अंदर डिकोलोरेशन, यानी कि उनका जो कलर है वो पेल हो गया है, पत्तों के कलर अक्सर बदलते रहते हैं, जैसे पीले हो जाते हैं एंड इस तरह से ब्राउन कलर के या येलो इस तरह हो जाते हैं। तो कहता है कि डिकलरेशन हो गई है एंड स्टन ग्रोथ, या उनकी ग्रोथ रुक गई है। और काज ये क्यों हुए हैं, क्योंकि हमारे जो सॉइल है उसके अंदर आयरन की कमी है, ठीक है, आयरन की कमी है। ये हमने हाइपोथेसिस बनाया। अब हमने प्रॉब्लम हमारी क्या थी, कि प्रॉब्लम ये थी कि हमारा जो लीफ का कलर था वो पेल हो गया है या वो येलो हो गया है एंड उनकी ग्रोथ जो है वो रुक गई, ये हमारी प्रॉब्लम थी। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने अपना हाइपोथेसिस दिया कि पौधों का अगर कलर चेंज हो गया या उनकी ग्रोथ रुक गया तो शायद के वजह ये हो कि उनकी मिट्टी के अंदर जो है वो आयरन की कमी हो। आयरन क्या है, एक हमारे पास मटेरियल है तो जो कि सॉइल के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि आयरन की हो सकता है कमी हो, तो अब ये उन्होंने अपने हाइपोथेसिस बदलिया। अब डिडक्शन इसका क्या हो सकता है हाइपोथेसिस के आगे, कहता है इफ आयरन डेफिशिएंसी काज द सिम्टम्स देन एडिंग आयरन टू द सॉइल विल इंप्रूव द कलर्स ऑफ द लीव्स एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ। अब इन्होंने डिडक्शन क्या दिया, डिडक्शन अब उन्होंने ये दिया कि अगर इन सिम्टम्स यानी इन अलामात की वजह से आयरन डेफिशिएंसी है तो मिट्टी के अंदर आपने क्या करना है, आयरन डालना है, जिसकी वजह से पत्तों का जो कलर है वो बेहतर हो जाएगा एंड जो हमारे लीव्स की जो ग्रोथ है वो भी बेटर हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि उन्होंने अपने हाइपोथेसिस क्या था कि ये हमारे पास प्रॉब्लम है तो उसका हो सकता है कि ये वजह हो। अब उन्होंने हाइपोथेसिस दी कि अगर ये वजह है देन आपने क्या करना है, देन यानी कि इफ़ ये उसने हमें वजह बताई है, देन में वो हमें रेमेडी बताएगा, उसकी हमें जो भी उसका सोल्यूशन है वो बताएगा। अगर ये वजह है देन आपने ये सोल्यूशन करना है, तो ये हमारे पास डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद डिडक्शन के बाद हमने क्या करना है, एक्सपेरिमेंट करने हैं, यानी जो भी हमने हाइपोथेसिस बनाया था उसके ऊपर अब हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट करने हैं बहुत अच्छे तरीके से। इट इज़ द मोस्ट बेसिक स्टेप ऑफ द साइंटिफिक मेथड, कहता है कि बहुत ही बेसिक स्टेप है और एक्सपेरिमेंट करना ये हमारा बेसिक स्टेप है। फिर एक्सपेरिमेंट के बाद जो है वो फर्दर जो हमारा फाइनल रिजल्ट है वो सामने आएंगे, और ये इसके बगैर जो हमारा साइंटिफिक मेथड है वो अधूरा है। अब आपको एमसीक्यूज में भी पूछे ना कि कौन सा स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या कौन सा किस स्टेप के बगैर हमारा जो साइंटिफिक मेथड है वो अधूरा है या इनकम्प्लीट है, तो आपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर टिक करना है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट के बगैर जो हमारा ये साइंटिफिक मेथड है वो इनकम्प्लीट है।
अब इसके अंदर किया क्या रहता है, साइंटिफिक परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट ऑल हाइपोथेसिस, जो हमने जितने भी हाइपोथेसिस बनाए, जो हमने तुक्के लगाए अपनी प्रॉब्लम को देखते हुए, जैसे कि हमें प्रॉब्लम पेश आ जाए ना घर में, तो हम कह रहे होते हैं इसकी ये वजह हो सकती है, इसकी ये वजह होती है, यानी जितने भी घर के मेंबर्स होते हैं वो उतनी ही उसकी वजूहात बता रहे होते हैं। तो हाइपोथेसिस भी कुछ इसी तरह से होते हैं, जब साइंटिस्ट अपना प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो उसके ऊपर हाइपोथेसिस बना रहे होते हैं कि इसकी ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है, ये, तो वो जितनी भी वजूहात पेश करते हैं तो उतनी ही वो हाइपोथेसिस बन जाती हैं। अब जितनी भी हाइपोथेसिस उन्होंने बनाई है, अब हर हाइपोथेसिस को टेस्ट किया जाता है, यानी जितनी वजूहात घर के मेंबर ने बताई होती है ना, हर एक को हम टेस्ट करके देख होते हैं कि क्या ये वजह हो सकती है, ये वजह हो सकती है। तो फिर जितने भी रिजेक्ट होते हैं उसको रिजेक्ट किया जा रहा है, एंड जो फुलफिल आता है उस एक्सपेरिमेंट के बाद तो उसको जो है वो सही मान लिया जाता है। तो यही केस जो है वो एक्सपेरिमेंट के केस में भी होता है। कहता है इन सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट वन हाइपोथेसिस इज प्रूव्ड करेक्ट एंड द अल्टरनेट हाइपोथेसिस आर प्रूव्ड इनकरेक्ट। कहता है कि सक्सेसफुल हमारा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, जिसके अंदर हाइपोथेसिस जो है वो उसको प्रूव कर लिया जाता है और वो करेक्ट साबित होती है, एंड जो हमारा अल्टरनेट का मतलब जो बाकी सारी हाइपोथेसिस होती हैं उनको हमने इनकरेक्ट करार देना होता है। जाहिर है कि अगर एक हाइपोथेसिस हमें अपनी दुरुस्त मिल गई है, उससे हमारी प्रॉब्लम के रिलेटेड या उससे मैच होती हुई, तो हम जो दोबारा अपनी वापस सारी हाइपोथेसिस हैं उनको हम इनकरेक्ट करार देंगे। द इनकरेक्ट हाइपोथेसिस आर रिजेक्टेड। अब जो इनकरेक्ट हैं उनको रिजेक्ट कर देना होता है, उनको गलत मान देना होता है, एंड द प्रूव्ड वन इज एक्सेप्टेड, और उसको एक्सेप्ट कर लेना होता है, बाकी सबको जो है वो हमने रिजेक्ट कर देना होता है। ठीक है, अब उसको जो सही है उसको सही साबित कर देना है, एंड उसको एक्सेप्ट कर लेना है, एंड जो गलत साबित हुई है उसको रिजेक्ट कर देना है। ये यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है। फिर उसके बाद है साइंटिस्ट में न्यू डिडक्शंस फ्रॉम द एक्सेप्टेड हाइपोथेसिस। अब जो उन्होंने हमारा जो सही हाइपोथेसिस हमें निकली है, जिसके अंदर हमें क्लैरिटी मिली है, दुरुस्तगी मिली है, उसको अब हमने कंफर्म कर लेना है, और इसके अलावा एक्सेप्टेड जो हमारी हाइपोथेसिस है उसके बाद उसके अंदर से हमने डिडक्शन को भी कंफर्म कर लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद है देन दे परफॉर्म फर्दर एक्सपेरिमेंट्स एंड कंफर्म द करेक्टनेस ऑफ द हाइपोथेसिस। फिर उसके बाद वो फर्दर एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि ये हमारे पास जब कोई हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो जब कोई रिजल्ट निकलता है तो वो एक हमारे पास टेम्परेरी रिजल्ट नहीं होता, उसके पीछे बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है ताकि वो एक प्रॉपर उसको ला बनाया जा सके, ताकि बाद में ऐसा केस ना हो कि उसको कोई रिजेक्ट कर सके। इसलिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने होते हैं, बहुत ज़्यादा रिसर्चेज करनी होती हैं, ताकि उसको प्रॉपरली तौर पर जो है वो हम करेक्ट बना सकें, ताकि उसको कोई भी बाद में रिजेक्ट ना कर सके। फिर उसके बाद हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाता है। फाइनल रिजल्ट में क्या किया जाता है, ये हमारा जो है 6th वाला यहाँ पर टॉपिक आ जाता है, और इसके अंदर क्या किया जाता है कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं गैदर डाटा फ्रॉम देयर एक्सपेरिमेंट्स, अपने एक्सपेरिमेंट से जो है वो डाटा को गैदर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, एंड उसके बाद क्या करते हैं, दे यूज द स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड ग्राफ। अब वो इसी डाटा को यूज करते हुए, जो उन्होंने डाटा इकट्ठा किया है एक्सपेरिमेंट कर करके के पौधे को जब उन्होंने पानी दिया तब क्या ग्रोथ थी, पौधे को जब उन्होंने अंदर उसके मेडिसिन वगैरह दी उसकी मिट्टी के अंदर तब उसकी क्या ग्रोथ थी, तो मतलब ये सारा उन्होंने डाटा इकट्ठा करने के बाद जो है वो कहता है कि स्टैटिस्टिक एनालिसिस, यानी आपने जो आपके नंबर्स हैं या जो न्यूमेरिकल वैल्यूज को यूज करते हुए, शुमारियाती तज्जिया को यूज करते हुए आपने अपने कुछ टूल्स इस्तेमाल करने हैं, जैसा कि उसने बोला है स्टैटिस्टिकल एनालिसिस यूज करते हुए शुमारियाती तज्जिया यूज करना है, एंड आप लोगों ने यहाँ पर ग्राफ्स को यूज करना है कि पौधे को जब हमने दिया था, कोई मेडिसिन दी थी, तब उसकी जो है वो अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर ग्राफ बना के देख लेते हैं कि ग्राफ में क्या होगा कि ये इस तरह से आएगा, एंड पौधे को जब हम लोगों ने मेडिसिन दी तब उसकी जो ग्रोथ थी वो इंक्रीज हुई थी, जब हमने उसको धूप में रखा तब उसकी ग्रोथ कम होगी, फिर जब हमने उसको जो है वो मेडिसिन दी फिर उसकी ग्रोथ बढ़ी। तो मतलब ये हमने ग्राफ बना लेना है, और ग्राफ किस चीज़ हम देखेंगे कि किस चीज़ से हमारे पास बेटर रिजल्ट आया है एंड किस चीज़ से हमारे डाउन रिजल्ट गए हैं। तो ये ग्राफ से हम लोग देखेंगे कि किस तरह से जो है हमारे पास जो है वो चीज़ें निकल कर सामने आ रही हैं। फिर कहते हैं फिर उसके बाद हमने स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लिख लेना है। अब एनालिसिस क्या करना है, एनालिसिस ये होना है कि जब हमने पौधे को खाद दी तो पौधे की जो लंबाई है वो इतने गुना बढ़ी, 9 मीटर उसमें इजाफा हुआ, 9 इंचेस इजाफा हुआ। तो जब हमने इसको धूप में रखा तो उसकी लेंथ बिल्कुल रुक गई, 0। यानी इस तरह हमने टेबल बना लेना है ताकि हमें बाद में ग्राफ बनाने में आसानी हो। तो ये कहता है कि स्टैटिक एनालिसिस में क्या है कि हमने एक प्रॉपर जो है वो अपना ब्लॉक की शेप में उसको नंबर्स को यूज़ करते हुए उसको एनालिसिस उसका कर लेना है। फिर उसके बाद हमने उसका ग्राफ बनाना है ताकि जो हमारे पास जितने भी हमने डाटा कलेक्ट किया है वो हमारे पास समराइज हो के आ जाए, और बाद में हम उसको उसके मुताबिक अपना रिजल्ट सेट करना या उसके बराबर उसके मुताबिक जो है हमें जो भी अपना डाटा कलेक्ट करना वो ज़्यादा ईजी हो जाए। फिर उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर के scientists also include a list of all the references in a summary to acknowledge the sources of the information। कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं ना वो अपने समरी यानी जो उन्होंने खलासा बनाया होता है उसको लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस के अंदर भी शामिल कर देते हैं। अब वो लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस क्या होता है स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस वो होता है जिसके अंदर तमाम जो ज़राए यानी जहाँ जहाँ से आप लोगों ने वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो उसके अंदर आप लोग लिस्ट ऑफ रेफरेंसेस के अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि बाद में जब आपकी कोई भी रिजल्ट है वो पब्लिश हो तो वो जो देखने वाली ऑडियंस है
वो जान सके कि उन्होंने रिजल्ट कहाँ कहाँ से इकट्ठे किए हैं या उन्होंने किस किस चीज़ को यूज़ करते हुए आपने यहाँ जो एक्सपेरिमेंट है वो किए हैं। तो इसलिए जो लिस्ट ऑफ ऑल रेफरेंसेस हैं वो भी आपने लोगों ने लाजमी यहाँ पर ऐड करने हैं, ताकि पता चल सके कि जो आपने कौन कौन से सोर्सेज यूज़ किए हैं या कहाँ कहाँ से आपने अपनी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा किया है। तो ये एक साइंटिफिक एथिक्स भी हो सकते हैं या कुछ इख्तियात का हिस्सा भी ये हो सकता है। फिर उसके बाद है साइंटिस्ट पब्लिश देयर फाइंडिंग्स इन साइंटिफिक जर्नल्स एंड बुक, यानी कि जो हमारे साइंटिस्ट होते हैं जब उनको प्रॉपर अपना रिजल्ट मिल जाता है तो फिर वो क्या करते हैं, फिर उसको अपने रिजल्ट को वो क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं किसके अंदर, जर्नल के अंदर एंड बुक्स के अंदर जो है वो पब्लिश कर देते हैं। कौन पब्लिश करते हैं, साइंटिस्ट पब्लिश कर देते हैं जब वो अपने प्रॉपर रिजल्ट जो है वो फाइंड कर लेते हैं। अब जब किसी को भी साइंटिस्ट को अपना फाइनल रिजल्ट मिल जाता है, उसको पता होता है कि अब ये प्रॉब्लम जैसे मुझे फेस आया, कोई भी ऐसा प्रॉब्लम किसी दूसरे को भी फेस आकर जो है वो सामने आ सकता है, तो इसलिए वो पब्लिश कर देता है ताकि जितने भी लोगों को ये प्रॉब्लम फेस आया वो सर्च करें तो उनको मेरे वाली ये फाइंडिंग्स मिल जाए, ताकि उनको रिसर्च ना करना पड़े। तो इसलिए वो क्या करते हैं, पब्लिश कर देते हैं। और इसका मकसद ये होता है कि दुनिया भर में जितने भी साइंटिस्ट हैं वो भी इनकी फाइंडिंग्स को पढ़ सकें, इनके रिजल्ट को देख सकें, इनकी रिसर्चेस को देख सकें, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए उसको जो है वो देख सकें। तो ये उनको हक होता है कि जो भी वो अपना फाइंडिंग्स तलाश करें उसको वो पब्लिश कर सकें। फिर यहाँ उसके बाद दे आल्सो शेयर द फाइंडिंग्स विद अदर साइंटिस्ट। अब वो जो जब वो फाइंडिंग्स तलाश कर लेते हैं तो वो दूसरे जो कंट्रीज़ के साइंटिस्ट होते हैं ना, उनके साथ भी अपना जो रिजल्ट है वो शेयर कर रहे होते हैं, किसी दूसरे कंट्री के साथ, किसी दूसरे जो हमारा है सिटी उसके साइंटिस्ट के साथ, ताकि वो उनके दरमियान एक राब्ता होता रहे एंड उनके दरमियान एक ब्रिज जो है वो मजबूत हो जाए एंड वो कोलैबोरेट होकर जो अपनी फील्ड है उसके अंदर ज़्यादा अच्छे से वर्क कर सकें एंड जो दूसरे साइंटिस्ट हैं वो भी उनकी जो वर्क है उसको सराह सकें, उनकी जो है वो अप्रिसिएशन उनकी कर सकें। तो ये दूसरे साइंटिस्ट के साथ भी अपना वर्क जो है वो शेयर करते हैं। फिर उसके बाद है फॉर दिस पर्पज दे क्रिएट अ साइंटिफिक रिपोर्ट एंड गिव प्रेजेंटेशन इन नेशनल एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स एंड सेमिनार्स। इस मकसद के लिए वो क्या करते हैं कि जब उन्होंने अपना फाइनल रिजल्ट निकाल लिया, अब फाइनल रिजल्ट का जब उन्होंने पब्लिश कर दिया तो किसी को भी उनका नहीं पता कि उन्होंने पब्लिश कर दिया। अब इसके लिए जो है वो प्रॉपर सेमिनार रखे जाते हैं, प्रॉपर जो है वो नेशनल इंटरनेशनल गैदरिंग रखी जाती है, मीटिंग रखी जाती है, जिसके अंदर जो वो जिस साइंटिस्ट ने प्रॉपर वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया या प्रॉपर वो रिजल्ट निकाला उसको जो है अप्रिशिएट किया जाता है एंड सेमिनार में लोग इकट्ठे किए जाते हैं, साइंटिस्ट इकट्ठे किए जाते हैं एंड उनके सामने वो उस प्रॉब्लम को या उस जो उन्होंने एक प्रॉपर लॉ क्रिएट किया था उसको रखा जाता है, ताकि तमाम जो कंट्रीज़ के साइंटिस्ट हैं या जो तमाम एक प्रॉपर नेशनल इंटरनेशनल साइंटिस्ट हैं वो एक सेमिनार में बैठे हुए हों और प्रॉपर वो देख सकें कि इस फलां साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को फेस किया था और उन्होंने इसके अकॉर्डिंग तमाम जो एक्सपेरिमेंट्स हैं करते हुए ये रिजल्ट जो है वो हमारे सामने लाए हैं। तो इसलिए उनको प्रॉपर जो है वो इनके रिजल्ट देखने को मिलते हैं और वो इसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो ये थे हमारे स्टूडेंट वीडियो। इसके अंदर तमाम स्टेप्स को हमने बारी बारी पढ़ा। स्टेप नंबर 1 को देखा जिसके अंदर रिकॉग्निशन ऑफ प्रॉब्लम को देखा कि प्रॉब्लम को किस तरह पहचानना है। स्टेप नंबर 2 में हमने देखा कि किस तरह से ऑब्जर्व करना है एंड इसके अंदर हमने 2 इसकी फर्दर टाइप्स पढ़ी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव पढ़ी। फिर हमने हाइपोथेसिस देखा किस तरह से हमने जो अपना टेम्परेरी आंसर है उसको रेडी करना है। फिर हमने डिडक्शन देखी, डिडक्शन में हमने देखा कि किस तरह इफ एंड देन वाली कंडीशन हो सकती है एंड फिर उसके बाद हमने एक्सपेरिमेंट देखा कि अपने किस तरह हमने हाइपोथेसिस को एक्सपेरिमेंट करके देखना है एंड रिजल्ट फाइनल हमने रिजल्ट को जो है वो रेडी कर लिया। तो उम्मीद है कि ये सब कुछ आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं इसके जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट एंड लॉन्ग है कि किस तरह से किस हद तक ये हमारा जो टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट है। तो एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि ये तो हमारा जो टॉपिक है ना ये एज अ शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। पास पेपर में जितने भी मैंने एक्सप्लोर कर देखे इसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ही आपको आए हुए हैं, बहुत रेयर केसेज में जो है ये इसमें से लॉन्ग आ रहा है। तो आपने शॉर्ट तरीको इसके अंदर से बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब शॉर्ट आपको किस तरह से आ सकते हैं, शॉर्ट आपको आ सकते हैं इस तरह से कि डिफाइन आपको आ सकता है डिफाइन हाइपोथेसिस। ठीक है, आपने हाइपोथेसिस की जो है वो डेफिनेशन अच्छी तरीके से कर लेनी है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है, इसमें आप लोगों ने ये अच्छी तरीके से कर लेनी है। अब डेफिनेशन जो है वो यहाँ से लेके एंड यहाँ तक इसकी डेफिनेशन हो सकती है, तो आपने इसको अच्छी तरह से कर लेना है। उसके बाद आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिफाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द गुड हाइपोथेसिस के गुड हाइपोथेसिस जो है उसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती हैं। तो आपने नंबरिंग देके ये वाली चारों हाइपोथेसिस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको लिख देना है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, तो आपने इसको इग्नोर नहीं कर देना, इसको भी अच्छे तरीके से आप लोगों ने देख लेना है। उसके बाद आप लोगों को पूछा जा सकता है कि डिफाइन ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन डिफाइन ऑब्जर्वेशन एंड राइटर्स 2 टाइप्स, तो आप लोगों ने ये इसकी डेफिनेशन कर लेनी है एंड उसके बाद जो इसकी टाइप्स हैं ये दोनों ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से देख लेनी है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव है। फिर उसके बाद आपको आ सकता है डिफाइन डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन की डेफिनेशन करें तो ये आप लोगों ने देख लेना। ये 2 नंबर का आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि डिडक्शन क्या होती है एंड यहाँ से यहाँ तक जो है वो आप लोग इसका जो है वो करेंगे।
डेफिनेशन। अगर आप इसकी एग्जांपल ऐड करना चाहते हैं तो वो भी आप नीचे वाले एग्जांपल भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन 2 नंबर के क्वेश्चन में रिडक्शन की डेफिनेशन जो है वो इतनी इनफ है। फिर उसके बाद आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज बायोलॉजिकल मेथड, तो आपको बायोलॉजिकल मेथड की जो डेफिनेशन है वो भी याद होनी चाहिए कि बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है। ठीक है, तो बायोलॉजिकल मेथड आप लोगों ने सिर्फ यहाँ से यहाँ तक नहीं कर देनी, बल्कि यहाँ से आप लोगों ने करनी है। पहले आप लोगों ने उसे बताना है कि साइंटिस्ट जो मेथड स्टेप यूज़ करते हैं उनको साइंटिफिक मेथड कहते हैं, एंड इन्हीं मेथड को अगर हम बायो में यूज़ करें तो उनको बायोलॉजिकल मेथड बोलते हैं। तो आपने यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है। फिर उसके बाद आ सकता है आपके पास एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन कीजिए। जैसे यहाँ पर रिजल्ट है तो एक्सपेरिमेंट की यानी कि जितने भी 6 पॉइंट हैं 6 के 6 आप लोगों ने एज अ शॉर्ट लाजमी देख लेने हैं। आपने 6 की 6 पॉइंट्स की डेफिनेशन अच्छे से देख लेनी है, ताकि कोई भी आपको इनके अंदर से शॉर्ट क्वेश्चन आए तो आप लाजमी इसको अंडरस्टैंड कर सकें एंड देख सकें। तो उसके बाद ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि इनको भी आप लोगों ने देखना है कि आप लोगों को इसके अंदर से डिफरेंस वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं। वो कह सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द क्वालिटेटिव एंड द क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन, ये आपको डिफरेंस वाला क्वेश्चन आ सकता है। एंड इसके अलावा वो कह सकता है कि डिफरेंस बिटवीन द हाइपोथेसिस एंड द थ्योरी, या हाइपोथेसिस एंड द डिडक्शन, ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान आपको डिफरेंस पूछ सकता है। और इसके अलावा वो पूछ सकता है ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट के दरमियान आपको डिफरेंस पूछ सकता है। तो ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन जो हैं ये भी आप लोगों को आ सकते हैं। फिर उसके बाद वो कह सकता है कि डिफाइन हाइपोथेसिस एंड राइट इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उसके बाद कह सकता है कि व्हाट इज मेंट बाय द बायोलॉजिकल मेथड, वही सेम क्वेश्चन। सो आप लोगों ने ये एज अ शॉर्ट बहुत अच्छे तरीके से कवर कर लेना है। सो आई होप कि ये वाला लेक्चर बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ आ गया होगा। मैंने इसकी ईच एंड एवरीथिंग हर चीज़ आपको बताई है, हर पॉइंट की एक्सप्लेनेशन बताई है, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं वो बताए हैं, एंड एग्जांपल्स के साथ और बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको समझाई। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसके अंदर हम अपने नेक्स्ट जो इस हमारे चैप्टर का टॉपिक है उसको कवर करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आपके पसंदीदा टॉपिक पर हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो उसी टॉपिक पर बनाई जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक फॉर यू।